हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसका कितना समय रहा, किस किस के चारों ओर कौन सा काल लगाता है, कैसे इसकी परिक्रमा परिभ्रमण, कितना झुकाव, कैसे ऋतुएं बनती हैं, ये सारी चीजें जाने। अब हम उसकी जो इसकी सामान्य जो ज्योग्राफी उसके बारे में जानेंगे। तो हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जो ये क्षितिज लाइनों में हमने डिवाइड किया है, इसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जैसे जो ऊर्ध्वाधर दो रेखाओं में हम डिवाइड करते हैं उसे हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो एक पृथ्वी जो बीचों बीच अक्षांश रेखा निकलती है उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के बीचों बीच से चली गई, और फिर हम हर एक डिग्री के ऊपर एक अक्षांश काल्पनिक अक्षांश मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आने के अंदर 90 डिग्री हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हमारे पास में कितने 90 अक्षांश आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम नीचे चलते हैं तो इस साइड में भी हम लास्ट का जो 90 डिग्री का अक्षांश है वो ध्रुव के ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से 90 अक्षांश ही नीचे आ जाते हैं। तो 90 अक्षांश नीचे और 90 ऊपर, और ये जो बीच का है जो भूमध्य रेखा, इस प्रकार से टोटल हमारे पास अक्षांश हो गए 90 180 और 181 हमारे पास टोटल अक्षांश होते हैं। अब ये जो अक्षांश है ये चारों ओर से हम ये अक्षांशों को हम चारों मतलब वर्ताकार मानते हैं। इसको एक साइड में मान लिए चारों ओर एक वर्ताकार रूप में मानते हैं। तो ये जो इधर वाला अक्षांश है वही चारों ओर से कवर कर देगा। परंतु ये देशांतर के केस में ऐसा नहीं है। देशांतर में हम इस प्रकार से मानते हैं कि देशांतर रेखा एक ध्रुव से निकली और दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर गई, फिर हमने देखा कि एक डिग्री से फिर एक रेखा निकाली और एक यहाँ पे प्रवेश कर गई। तो हम चारों ओर ऐसी इस प्रकार से रेखाएं लेते हैं। तो ये चारों ओर पृथ्वी का जो कोई भी चीज है उसकी अगर हम चारों ओर का अगर उसका कोण मापे तो 360 डिग्री आता है बाह्य कोण। तो ये 360 डिग्री है। तो ये हर एक डिग्री के ऊपर हम एक देशांतर रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास देशांतर रेखाएं बनी वो हमारे पास 360 बन गई, क्योंकि हम उसमें एक वो चारों ओर ना होगी, सिर्फ एक ही ओर है। तो इसलिए लगभग अक्षांश रेखाओं से लगभग डबल बन गई। वो 181 बनी थी, परंतु ये इधर 360 बन रही है। ये तो इनके बारे में जो अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं उनके बारे में हमारे जो मुख्य जानकारी है वो हुई। पृथ्वी है तो इसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं और उसकी मतलब जो है वो क्या प्रोसेस रहती है। तो हवाओं के अंदर किस प्रकार से हवाएं चलती हैं। हवाएं हम मुख्यतः एक तो होती है वायु, एक होती है हवा। अभी इस हवा की भी कई कैटेगरी होती है। जैसे इसको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे मंद हवा है, तेज हवा, तूफान, इस प्रकार। जैसे इंग्लिश के अंदर भी इसको हम ब्रीज बोलते हैं, वाइंड बोलते हैं। ब्रीज जो हल्की हवा चलती है उसको हम ब्रीज बोल देते हैं, जिसका वेग ज्यादा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइंड बोल देते हैं। इसमें क्या डिफरेंस आया, क्यों हमें ये अलग अलग नाम लेने की जरूरत पड़ती है, इस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और वायु क्या होती है, वायु और हवा में फर्क क्या है। वायु का मतलब है एयर, जो अपना ये वायुमंडल है जिसके अंदर हर जगह पे वायु उपस्थित है। तो उपस्थित वायु से हम नॉर्मली वायु बोल देते हैं। जब ये वायु गतिमान हो जाती है, ये अपनी इसमें खुद की एक गति आ जाती है, तब ये वायु हवा का रूप ले लेती है। अब ये हवाएं भी अलग अलग होती हैं, कुछ धीमी हवाएं होती हैं, कुछ तेज हवाएं होती हैं। तो इसी हिसाब से वो फिर आगे जाके और विभाजित हो जाती हैं ये हवाएं, जिसके अंदर कुछ स्थायी हवाएं हो जाती हैं, कुछ अस्थायी हवाएं होती हैं, कुछ दैनिक हवाएं हो जाती हैं। तो ये क्या होती हैं हवाएं और ये क्यों चलती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम इसका पहले इसका शुरुआत से जो इसका कारण है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है और सबसे अधिक टेम्परेचर यही का रहता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी रहेगी, तो यहाँ की जो वायु है उसमें आर्द्रता भी सबसे ज्यादा रहेगी। जितनी जो भी वायु है, जितनी जगह इलाका गर्म है उतनी ही उसके अंदर आर्द्रता रहेगी। जितना हम ठंडे क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां पे उतनी ही वो वायु हमें शुष्क दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो वातावरण है, जो मध्य रेखा के आसपास का, ये सबसे गर्म रहता है और इसमें आर्द्रता भी बहुत ज्यादा रहती है। तो इससे जहां पर भी आर्द्रता ज्यादा होती है वहां पे वायु दाब एक्चुअल में कम हो जाता है, जहां पे आर्द्रता कम होती है उस पे वायु दाब बढ़ जाता है। ये देखने में अजीब लगता है और एक यहाँ से हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि
नॉर्मल वायु है उसके अंदर आर्द्रता और आ गई, फिर भी उसके वायु दाब कम हो जाता है, जबकि जहाँ पे नॉर्मल वायु है उसके अंदर आर्द्रता नहीं है फिर भी उसका वायु दाब अधिक है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे सीधा सा कारण यही है कि ये जो वायु के कण है इसके बीच में अगर आर्द्रता आ गई तो ये जल के कण उस वायु के कण की जगह ले लेंगे और ये वायु के कण यहाँ से हट जाएंगे, तो जो वायु है उसके कण तो यहाँ पे कम हो जाएंगे और इस वजह से यहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आर्द्रता अधिक है वहां पे वायु दाब कम है और जहाँ पे आर्द्रता कम है वहां पे वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि वहां पे वायु के जो कण है वो पास पास होते हैं और क्योंकि वहां पे आर्द्रता कम रहती है तो जल के कण नहीं मिल पाते तो वायु के कण ही पास पास मिलते हैं। अब यहाँ की बात आ गई तो इसका मतलब हो गया कि ये भूमध्य रेखा का जो एरिया है इसके अंदर वायु दाब सबसे कम रहता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर निकलते हैं तो ये आगे जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 30 से 35 डिग्री के पास में एक हमको उच्च वायु दाब मिलता है। ये उच्च वायु दाब क्यों होता है, इसका एक सिंपल सा रीजन है। तो यहाँ पे निम्न वायु दाब पाया जाता है, यहाँ के गर्म होने की वजह से जो यहाँ की जो वायु है वो ऊपर उठ जाती है और ये ऊपर उठने के बाद में यहाँ पे वायु का घनत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि पहले की यहाँ पे वायु उपस्थित थी फिर ये नीचे वाली वायु ऊपर उठ के और आ गई तो यहाँ पे वायु का घनत्व अधिक हो गया और इससे आगे यहाँ पे ये यहाँ पे पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर यहाँ से वायु उठ के जैसे सपोज करोगे यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर आ गई तो ये यहाँ की पृथ्वी की सतह से ऊपर की बात कर रहे हैं, जहाँ से यहाँ पे यहाँ की वायु उठ के यहाँ पे आ गई तो यहाँ का घनत्व अधिक हो गया और इससे आगे हम देखेंगे तो यहाँ का घनत्व कम है रिलेटिवली यहाँ, क्योंकि यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो ये गर्म हो गया वो वायु ऊपर उठ गई थी तो यहाँ का घनत्व अधिक होने से ये वायु अधिक घनत्व यहाँ पे अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाने लगती है और जैसे जैसे ये कम घनत्व की ओर जाती है तो ये यहाँ की एक गर्म वायु है जैसे जैसे आगे चलती है तो ये ठंडी होती जाती है और ये धीरे धीरे नीचे आती जाती है और ये जैसे जैसे ठंडी होती जाती है जैसे जैसे नीचे उतरती जाती है और ये जैसे जैसे यहाँ पे आके वापस ये धरातल पे आ जाती है। तो ये जहाँ पे धरातल पे नीचे उतरती है वो जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य आता है। तो अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये उत्तरी अक्षांश है दक्षिणी अक्षांश, तो जैसी ऊपर कंडीशन है वैसी कंडीशन नीचे है। तो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है, तापमान यहाँ का सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे यहाँ से तापमान घटता जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्रुव पे बर्फ जमी हुई है, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो। तो अब जैसे यहाँ का हवा का दाब बढ़ा फिर आगे बढ़ने पे ये जैसे ठंडी होती गई उतरती गई जहाँ पे ये धरातल पे उतरी वो जो एरिया वो 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में आया। अब जैसे ये धरातल पे उतरी तो यहाँ पे वायु दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये यहाँ पे धरातल पे उतर रही है तो यहाँ पे वायु दाब क्या रहेगा, उच्च वायु दाब रहेगा। 30 से 35 डिग्री के पास में क्या रहेगा, हमेशा उच्च वायु दाब रहेगा और यहाँ से ये उठती रहती है तो यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा निम्न वायु दाब रहता है। तो अब जो धरातल पे जो हवाएं चलेंगी वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगे और जैसे धरातल के ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे निम्न वायु दाब रहता है वहां पे यहाँ पे क्या रहता है, उच्च वायु दाब रहता है और जहां पर उच्च वायु दाब रहता है वहां पे उसके ऊपर है ना वहां पे क्या रहता है, निम्न वायु दाब रहता है। तो ये इस प्रकार से एक सर्कल के अंदर चलती रहती है और इसका एक सर्कुलर मोशन बना रहता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे उच्च वायु दाब है तो उसके दोनों ओर क्या होगा, जाहिर सी बात है निम्न वायु दाब होगा। अब ये निम्न वायु दाब क्यों होता है, हर चीज एकांतर क्रम में ही आती है, क्योंकि जहां तक वो एक चीज चलेगी तो हम उसको एक ही पार्ट मान लेंगे ना, जब वो अलग आएगी तब हम उसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई हाँ अभी ये आ गया। अब जैसे दिन है उसके बाद में अगर अंधेरा आएगा तब तो हम डिवाइड करेंगे, पहले दिन आया फिर रात आई। जहां तक ये उच्च वायु दाब है उसको हम एक पेटी मानिए तो ये यहाँ से 30 डिग्री से 35 डिग्री तक रहता है। उसके बाद में दोनों ओर निम्न वायु दाब है तो यहाँ से विसरण करेंगे तो ये ऊपर भी जाएगी और वायु नीचे भी आएगी, नीचे इधर भूमध्य रेखा की तरफ भी आएगी और इधर ऊपर की ध्रुव की तरफ भी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये ध्रुव की तरफ जाती है तो यहाँ से ऊपर से ध्रुव की ओर से आने वाली वायु और यहाँ से आने वाली वायु आपस में टकराती है तो ये टकराने के बाद में आपस में आने की जगह नहीं मिलती है तो ये यहाँ से फिर वापस ऊपर उठती है, यहाँ से ऊपर उठती है गर्म होकर, यहाँ से ऊपर उठी थी गर्म होकर, यहाँ से ऊपर उठ रही है आपस में टकराकर। अब ये जो यहाँ की जो हवाएं हैं वो आपस में टकराकर ऊपर उठ गई। अब यहाँ पे ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, उच्च वायु दाब हो गया। अब यहाँ पर अगर उच्च वायु दाब हो गया तो अब जो ध्रुव है
तो ये फिर ये आगे ध्रुव की तरफ आगे बढ़ेगी तो जैसे जैसे ये और ज्यादा इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये वापस वही प्रोसेस आएगी, ये धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और ये वापस नीचे ध्रुव के पास नीचे उतरेंगी। यहाँ पे नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु दाब अधिक हो जाएगा। अब यहाँ का अगर वायु दाब अधिक है तो फिर ये हवाएं किधर चल रही है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। तो इन हवाओं का क्या रहेगा कि ये हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। तो अब बात आती है कि ये तो आ गया हमारा क्या, ये भूमध्य रेखा आ गई। यहाँ का क्षेत्र कैसा है, गर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे हो गया उष्ण क्षेत्र, ये आ गया उष्ण। उसके बाद में ये आ गया, ये यहाँ पे भी उष्ण ही है, पर इसकी तुलना में थोड़ा कम है, तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे उपोष्ण। ये ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल के अंदर आ गया। तो इसी प्रकार से ये उष्ण हो गया, ये उष्ण हो गया। इसी प्रकार से ये ध्रुव वाला इलाका है, तो इसको हम बोलते क्या है, ध्रुवीय। तो यहाँ का जो एरिया है इसको हम बोल देंगे क्या, ध्रुवीय एरिया। तो ये यहाँ का जो दाब है वो कम है, तो यहाँ को क्या क्या बोल देंगे, उष्ण निम्न वायु दाब। तो यहाँ पे क्या है, उष्ण उच्च वायु दाब, यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायु दाब और यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायु दाब। इस प्रकार से इसके हम नामकरण करते हैं। और उसके बाद में हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे निम्न वायु दाब क्यों है, यहाँ पे उच्च वायु दाब क्यों है, यहाँ पे निम्न वायु दाब क्यों है और यहाँ पे उच्च वायु दाब